जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को कोरिकुलर कोर्स ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। यह क्वेश्चन पेपर है सीसीएसयू का। कहाँ का है? सीसीएसयू का ये क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बैक क्वेश्चन पेपर है कोरिकुलर का। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम वालों का। जिन बच्चों का थर्ड सेमेस्टर में कोरिकुलर का बैक लगा था उनका एग्ज़ाम अभी हुआ है 2024 में। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर का बुकलेट सीरीज पी है। आप में ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कुछ भी बुकलेट सीरीज होगा। बुकलेट सीरीज से क्या होता है सर जी? बुकलेट सीरीज से जो आपका क्वेश्चन पेपर का नंबर वाइज होता है वो नीचे ऊपर हो जाता है। तो एक क्वेश्चन अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपके टोटल कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 100 प्रश्न पूछे गए थे और 2 घंटे का समय दिया गया था आपको। और जो मैक्सिमम मार्क्स है इसका 75 था। ठीक है, 75 नंबर का ये था पेपर। अच्छा, आज नवरात्रि का लास्ट समय है, थोड़ा भजन वगैरह चल रहा है माँ का, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, चलें, बाकी मैं तेज से बोलने का प्रयास करूँगा। चलें, देखें आप लोग अपना आंसर की मिलाएंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर है ध्यान रखिएगा, 2025 एग्ज़ाम के लिए, 2026 एग्ज़ाम के लिए, 2027 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का इसमें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा टफ बनाया गया था। ठीक है, थोड़ा कठिन बनाया गया था, कोई बात नहीं है, चले मिलाने का प्रयास करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को इस तरह से शेयर बटन बनाओगे, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करिएगा ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें कितना उनका प्रश्न सही है पूरा टोटल। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, शिक्षा का समग्र उद्देश्य मनुष्य को परिवार, समाज, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर एक पूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना है। बिल्कुल, ये डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, परिवार, समाज और प्रकृति ये सभी शिक्षा का समग्र उद्देश्य होता है हमारा। ठीक है, परिवार, समाज और प्रकृति सभी के साथ सामंजस्य बना करके, एकता बना करके हमें पूर्णतः जीवन जीना चाहिए। ठीक है साथियों, आपका डी ऑप्शन आपका राइट था पहले प्रश्न का। चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमें सक्षम बनाती है। तो हमें अपने अंदर सामंजस्य बनाने में और दूसरों के साथ सामंजस्य बनाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता है। मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्या है? तो अपनी ज़रूरतों को समझने और अपने लक्ष्यों को सही ढंग से देखने के लिए, बिल्कुल, अपने भ्रम और अंतर्विरोधों को दूर करने के लिए, बिल्कुल राइट है। मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता है कि तकनीकी नवाचारों का सही उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है तीसरे नंबर प्रश्न का। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, मूल्य शिक्षा के लिए प्रथम चरण है। मूल्य शिक्षा के लिए प्रथम चरण है स्वयं अपने बारे में जानना। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भारतीय वसुदैव कुटुंबकम मूल्य को दर्शाता है? तो एक साथ रहना। ठीक है, लर्निंग टू लाइव टुगेदर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है, मनुष्य की बुनियादी आकांक्षा क्या होनी चाहिए? मनुष्य की बुनियादी आकांक्षा जीवन के सभी स्तरों पर सुख, समृद्धि और सामंजस्य लगातार बना रहे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया था, मनुष्य के रूप में हमारा जीवन स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक फैला हुआ है। मानव जीवन के स्तरों की संख्या है, मानव जीवन के स्तरों की संख्या 5 होती है। बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न आपको पूछा गया था, प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्न में से अवधारणा है। क्या अवधारणा है? तो सत्य की अवधारणा है, अहिंसा की अवधारणा है और ट्रस्टीशिप की अवधारणा है। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया, किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसका है कि चरित्र निर्माण करने के लिए युवा व्यक्तियों को गलतियां करने की स्वीकृति देनी चाहिए?
यह गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अभी हाल ही में आपका चले अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। चले 11वां प्रश्न पूछा गया था के अनुसार, किसके अनुसार? तो इसमें महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया के संसाधनों को सभी लोगों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। पृथ्वी के पास सभी की आवश्यकताओं के लिए सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है? चले 12 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है कि नैतिकता के साथ शिक्षा को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि युवाओं के मन में, ठीक है, युवाओं के मन व हृदय में धार्मिक जन्म हो। यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह कथन किसने दिया? यह जो कथन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका क्या है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाय हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपाय हैं? जन जागरूकता को बढ़ावा देना। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है? चले सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु धोखे अथवा आपराधिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो रिश्वत कहा जाता है। ठीक है, चलिए ब्रीफ बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ब्राइब है, ब्राइब। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 15 आपका क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में भारत में आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म क्या है बताइए। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो किसी एक धर्म का पालन किसी एक धर्म का पक्ष के लिए बिना किसी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है? अनधिकृत उपयोग और वायरस नेटवर्क सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के लिए, ठीक है व्यवसाय के लिए समय, धन व अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है? तो यह परोपकारी है। ठीक है, चले ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। अजीम प्रेमजी किससे संबंधित है? विप्रो से। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है? बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था? तो 1975 में, 1975 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 है रतन टाटा को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो सन 2008 में रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। 87 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 22 क्या है? भगवत गीता प्रबंध का मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत है दूसरों को भी जानना और स्वयं को भी जानना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है? भगवत गीता केवल एक पवित्र पुस्तक ही नहीं है, यह बताइए, यह आपका जो है सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल दृष्टि और विचारों का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भगवत गीता से संबंधित है? तो देखें, कार्य परिणाम, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग और कार्य प्रतिबद्धता, ये सभी आपके वाक्य जो है भगवत गीता से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है? भारत में गुणवत्ता मानक हैं। ISI मार्क है, एक मार्क भी है, हॉल मार्क भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 26 क्या है? प्रबंधन क्या है? मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, तो जो मैनेजमेंट होता है लोगों से काम निकालने की कला होती है। मैनेजमेंट जो होता है कार्य से संबंधित सिद्धांतों की समूह होती है और कार्य से संबंधित सिद्धांतों का समूह होता है। सभी प्रकार के व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 क्या है आपका? नैतिक दुविधा
क्या है? नैतिक दुविधा क्या है? तो मूल्यों के मध्य नैतिक संघर्ष, क्या उचित है व क्या अनुचित है के मध्य संघर्ष। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। 28 नंबर प्रश्न आपको क्या है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। उदारीकरण का क्या अर्थ है? उदारीकरण का अर्थ होता है सरकारी नियंत्रणों व प्रतिबंधों में कमी से है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, जैविक खाद खेती एक प्रणाली है। कैसी ये प्रणाली है? तो पौधे या फसलें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखकर उगाई जाती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है, जैविक खाद्य पदार्थ व कृषि के साथ क्या चुनौतियां हैं? तो जैविक उत्पादकों का वितरण जल्दी हो जाना चाहिए, जैविक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सीमित होती है, कीटों का प्रकोप जैविक कृषि की एक विशिष्ट चुनौती है। ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया, प्रबंधन हेतु कौन सा आध्यात्मिक सिद्धांत समग्र दृष्टिकोण का आधार है? तो गैर द्वैत या अद्वैत। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक संगठन है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला एक संगठन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका, एक प्रकार का मालवेयर जो कंप्यूटर में छिप कर रह सकता है और कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित करने की क्षमता भी प्रदान करता है, कहलाता है। तो यह जो है कंप्यूटर वायरस कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, क्या पूछा गया है, EULA स्टैंड फॉर, यानी EULA का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौता। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, फिशिंग एक प्रकार का धोखा है, फिशिंग हमला होता है। ठीक है, इसलिए यह हमेशा हानिकारक है। कैसा हानिकारक है? कंप्यूटर से संबंधित है और कथन सत्य है। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 36 क्या है, आपको अपना फेसबुक अकाउंट कैसे निजी और सुरक्षित बनाना चाहिए? कैसे बनाना चाहिए भैया? तो एक मजबूत पासवर्ड बना करके। ठीक है, बाय मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 37 पूछा गया है, निजीकरण द्वारा किया जा सकता है, यानी प्राइवेटाइजेशन कैन बी अचीव्ड थ्रॉट। ठीक है, निजीकरण माने क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट कंपनियां। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट लिया जा सकता है। ठीक है, लीज यानी पट्टा जिसे बोलते हैं वो लिया जा सकता है, फ्रेंचाइजी भी ली जा सकती है। ये सब ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। ठीक है, चलें 38 नंबर प्रश्न आपका, कौन सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र सोशल मीडिया की गोपनीयता से संबंधित है? तो ये साइबर सुरक्षा संबंधित है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या है, ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से व्यापार करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए शिक्षक में? तो ध्यान रखेंगे, शिक्षक एक ऐसा होना चाहिए जो औसत विद्यार्थी को उच्च प्रदर्शन के लिए ऊपर उठा सके। ठीक है, शिक्षा को यह अनुभव कराना चाहिए कि वे न सिर्फ विद्यार्थियों को आकार प्रदान करने हेतु बल्कि सबसे शक्तिशाली संसाधन युवाओं को प्रज्वलित करने हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, तो ए और बी आपके दोनों राइट हैं, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थान अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है आपका, मूल्यों पर आधारित संगठन का लाभ है। क्या लाभ होता है? तो सकारात्मक कार्य पद्धति की वृद्धि को रोकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 43 क्या पूछा गया, एक दस्तावेज जो आगंतुकों को आपकी वेबसाइट पर आने पर आप कौन सी जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उस जानकारी के साथ आप क्या करेंगे बताता है, कहलाता है। तो यह आपका गोपनीय नीति दस्तावेज कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है?
इनका पूरा नाम क्या भैया बताइए? बिल्कुल, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है? वे सभी मान्यताएं जिनसे दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहलाते हैं। तो वह आपका बिहेवियरल कल्चर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भैया बताइए? बिल्कुल, आपका इसमें ये आपका गलत है। ठीक है, वे सभी मान्यताएं जिसे दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपका पार संस्कृति से बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसक्यूलेटर बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ए और बी आपके दोनों इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। बी और सी ये भी आपका राइट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पार संस्कृति बोलते हैं उसे। प्रश्न नंबर 46 है, जुलाई 2004 में किस कंपनी ने घोषणा की कि कंपनी अब उन कंपनियों के साथ मिलकर व्यवसाय नहीं करेगी जो कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है? तो यह टाटा स्टील कंपनी ने कहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है आपका, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना क्या है? तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट था। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न का आप लोग ध्यान से देख लेंगे, मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पढ़ लेंगे ध्यान से बाबू लोग। चलिए, प्रश्न नंबर 48 है आपका, CSR क्षेत्र किससे संबंधित है? CSR क्षेत्र जो है साथियों, ये आपके सतत विकास से संबंधित होता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है, कौन सी कंपनी को आधुनिक समय में CSR के मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है तथा इसकी कई सामाजिक गतिविधियों के फलस्वरूप इसकी बाजार में व्यापक सादृश्यता है? तो यह आपका विप्रो है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया, कौन सा कथन मानवीय मूल्यों के महत्व को दर्शाता है? कौन सा कथन है? तो ये कथन आपका है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन, मानवीय मूल्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कर उसे विनम्र व विवेकशील बनाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा केवल एक ही दिशा में होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 है, पोषी स्तरों का निर्माण होता है। पोषी स्तरों का निर्माण जो होता है खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है, खाद्य श्रृंखला में होते हैं। खाद्य श्रृंखला में आपके प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, फ्लेवरियर्स होते हैं और कार्नोवियर्स होते हैं, यानी उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा गया, निम्न में से कौन सबसे बड़े से सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है? कौन है इसमें से, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जनसंख्या, उसके बाद जीव है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया है, एकलॉजिस्टिक विविधता को दो कारकों और के उत्पाद के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एकलॉजिस्टिक विविधता को दो कारकों, प्रजातियों की संख्या और समता के उत्पाद के रूप में परिभाषित करते हैं। 56 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 पूछा गया, विविधता को कई घटकों के साथ देखा जा सकता है। निम्नलिखित घटकों में यह क्षेत्रीय विविधता के लिए है। क्या है? बीटा विविधता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस संकेतक द्वारा विविधता को सबसे अच्छा मापा जाता है? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, शैनन इंडेक्स द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 आपका क्या पूछा गया, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 4 है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 पूछा गया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में लुप्तप्राय बाघ की रक्षा के लिए की गई थी। तो यह क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 क्या है, विश्व संगठन संघ रखता है
क्या रखता है? लाल आंकड़ा, किताब और लाल सूची। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 62 नंबर, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो एल्टन महोदय ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया, जैव विविधता की रक्षा के लिए आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं उनमें शामिल है, क्या शामिल है? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 65 है, आरेख को जो दिखता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है कहलाता है? तो यह खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाता है। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 65 का। प्रश्न नंबर 66 क्या है आपका? यूनेस्को के द्वारा जैवमंडल आधारित कार्यक्रम, ठीक है, सॉरी देखिए आज नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि ठीक है थोड़ा सा मेला वेला में घूमने चले गए, इसलिए थोड़ी सी गलती हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा दोस्तों। चलें, यूनेस्को के द्वारा जैवमंडल आरक्षित कार्यक्रम 1971 में इसके मैन एंड बायोस्फीयर मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया। भारत में इसे किस वर्ष में शुरू किया गया? देखिए साथियों, जो भारत में इसे शुरू किया गया था 1986 में शुरू किया गया था, 1986 में। ठीक है, चलें, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 67 नंबर, प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण को कहते हैं? तो XC2 संरक्षण कहते हैं, XC2 संरक्षण। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 68 पूछा गया, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य संरक्षित वन क्षेत्र उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो ये आपके इन सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण है। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण के। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है आज के समय में? प्रेजेंट टाइम में हमारा प्यारा देश भारत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 70 पूछा गया, एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले व परस्पर प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को कहते हैं? बताए क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया, जनसंख्या जिसमें जन्म दर व मृत्यु दर बराबर है तो स्थिर रहेगी। ठीक है, स्टेबल बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है, 11 जुलाई दिवस को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भैया? विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 क्या है, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं? तो जनसांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 क्या है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या नहीं है? देखें, आपका अम्लीय वर्षा है, जैव विविधता में कमी है, जलवायु परिवर्तन है, ये तीनों क्या हैं आपके? ये पर्यावरणीय समस्या हैं। वनीकरण मतलब होता है, एफोरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, तो पौधे लगाना पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि ये पर्यावरणीय समस्या को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 75 है, रियो बैठक यानी रियो डे जेनेरियो में जो बैठक हुई थी 1992 में, इसका एजेंडा 21 संबंधित है, किससे संबंधित है? सतत विकास से। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 76 है, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों की संख्या है, कितनी है? 17 है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 77 क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय और खंड को शामिल किया गया था? तो ध्यान रखेंगे इसमें 4 अध्याय और 26 खंड को शामिल किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 78 है, 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 79 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास को 2030 तक प्राप्त करने वाले लक्ष्यों में से
नहीं है, नहीं है तो ध्यान रखेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान है, ठीक है, स्पेस रिसर्च। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 80 पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य संख्या 6 का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? स्वच्छ जल और स्वच्छता। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 81 पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 17 सितंबर सन 2014 को। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 82 क्या है? वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI वायु की गुणवत्ता का स्तर बताने वाला उपकरण है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु गुणवत्ता के कितने स्तर होते हैं? तो इसमें कुल आपके होते हैं 6 स्तर, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 83 क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करना, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं इसके उत्सर्जन को कम करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 84 है, ओजोन परत के कम होने पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ था। तो ओजोन परत के कम होने पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ था वियना ऑस्ट्रिया में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 85 है, भोपाल गैस त्रासदी के बाद कौन सा कानून बनाया गया था? तो यहाँ पर बनाया गया था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 86 है, रामसर कन्वेंशन संबंधित है, किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 87 है, मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है? तो मछली घर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 88 है, पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने का बल है, क्या है? तो ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा है। सी ऑप्शन आपका राइट है 88 का। प्रश्न नंबर 89 है, एनजीटी दर्शाता है, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 90 है, CPCB का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म होता है साथियों सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 91 आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, यानी ए का हो गया आपका तीसरा, ठीक है, और हो गया बी का आपका हो गया दूसरा, और सी का हो गया आपका चौथा, और डी का हो गया आपका कौन सा भैया? पहला, यानी 3, 2, 4, 1। देखेंगे किस में है? 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 92 क्या है? पर्यावरण जिसे मानवीय गतिविधियों के द्वारा संशोधित किया गया है कहलाता है। तो यह आपका मानव जीवन पर्यावरण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 93 क्या है? UNCED क्या है? बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कचरा पर्यावरणीय प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? प्लास्टिक कचरा देता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 95 क्या है? मानकों की ISO 14000 श्रेणी में से कौन सी श्रेणी पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है? तो 14031 करती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 96 आपका ISO 14001 अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो निम्न में से किसकी आवश्यकताओं को निर्धारित करती है? तो यह पर्यावरण प्रबंध प्रणाली को निर्धारित करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 97 है आपका भैया 97, जैव मूल्यांकन के संबंध में कौन सा वाक्य सत्य है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, आप लोग मिला लीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 98 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मार्च 1986 में भारत में पारित हुआ
यह कौन सी तारीख को लागू हुआ? तो यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 99 है, पर्यावरणीय अंकेक्षण किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है भैया, ध्यान रखेंगे ये सभी से, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण के लिए जोखिम कारकों को कम करना, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का विश्लेषण करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 100 आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से 3R को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? तो कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण, ठीक है। रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। 100 प्रश्न में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके बताइएगा। आप ये क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।